नमस्कार दोस्तों, आज है 24 नवंबर 2024 का दिन और आज के वीडियो में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आई उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आज के जितने भी प्रश्न हैं ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और आज की वीडियो की पीडीएफ को आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकॉन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए, 24 नवंबर 2024 यानी कि आज जो है गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस है। और इनका शहीदी दिवस 24 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है ये मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। देखिए, ये दिन गुरु तेग बहादुर की शहादत और उनके अद्वितीय बलिदान को सम्मानित करने के लिए समर्पित है और इन्हें भारत का कवच भी कहा जाता है। गुरु तेग बहादुर को भारत का कवच भी कहा जाता है। देखिए, 1675 ईस्वी में घटना हुई थी। इनको दिल्ली के चांदनी चौक में, देखिए दिल्ली का चांदनी चौक काफ़ी फेमस है, तो दिल्ली के चांदनी चौक में मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा इस्लाम धर्म को अपनाने से इनकार करने के कारण इनका सर कलम कर दिया गया था। यानी कि औरंगजेब ने इनका सर काट दिया था क्योंकि जो आपके गुरु तेग बहादुर हैं इन्होंने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया था। 1675 में तारीख थी 24 नवंबर की, तो इसीलिए इनके बलिदान को याद करने के लिए 24 नवंबर को हम हर साल गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस मनाते हैं। आइए गुरु तेग बहादुर के बारे में जानते हैं। देखिए, ये सिखों के बहुत ही फेमस गुरु थे। इनका जन्म 1 अप्रैल 1621 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था और गुरु तेग बहादुर की मृत्यु कब हुई थी? 24 नवंबर 1675 को। कैसे हुई थी मैंने आपको बताया, औरंगजेब ने इनका कत्ल कर दिया था क्योंकि इन्होंने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया था। और देखिए, ये जो है ग्रैंड फादर थे, इनके ग्रैंड फादर थे गुरु अर्जुन देव जी, यानी कि अर्जुन देव जी जो है इनके ग्रैंड फादर थे और इनके पिताजी थे गुरु हरगोविंद और माता नानकी। और देखिए, इनके बच्चे का नाम था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के बारे में आपने बहुत सारी सुनी होंगी कहावतें। गुरु गोविंद दो खड़े, वो तो खैर कहावत है, तो वो वाले गुरु गोविंद नहीं, गुरु गोविंद सिंह जिनके बलिदान को अंग्रेजों के खिलाफ जो है लड़ाई में योगदान को जाना जाता है। दूसरा प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को विश्व शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो देखिए, पीएम मोदी को अमेरिका विश्व शांति पुरस्कार देगा। और आपको बता दें, पीएम मोदी जो आपके हैं इनको 22 नवंबर को इनकी अनुपस्थिति में अमेरिका में ये विश्व शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई और इनको वाशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी और एक संगठन है जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज़, इन दोनों ने मिलकर डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार दिया। तो एक प्रश्न को घुमा के ऐसे पूछा सकता है इसको जो है कि अभी हाल ही में किस व्यक्ति को डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार दिया गया। तो ये पुरस्कार दिया गया है प्रधानमंत्री को। किसके द्वारा? अमेरिका के वाशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी द्वारा और एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज़ के द्वारा मिलकर। देखिए, पीएम मोदी को ये पुरस्कार समाज में शांति के लिए इनकी कोशिशों और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए दिया गया है। तीसरा प्रश्न हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस राज्य ने चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में जीत हासिल की। तो देखिए, जो चौथा राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप था इसमें पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर रहा और इसमें कर्नाटका दूसरे स्थान पर, उत्तराखंड तीसरे और हरियाणा चौथे स्थान पर रहा। देखिए, पश्चिम बंगाल ने कुल 151 पदक जीते थे इस राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में और इन 151 पदकों में 67 स्वर्ण, 43 रजत और 41 कांस्य पदक शामिल थे। कर्नाटका ने जो है, कर्नाटका देखिए दूसरे स्थान पर रहा है इस राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में और इसने कर्नाटका ने टोटल 50 पदक जीते जिसमें 17 स्वर्ण, 18 रजत और 15 कांस्य पदक थे। उत्तराखंड तीसरे स्थान पर रहा, इसने 21 पदक जीते जिसमें 8 स्वर्ण, 6 रजत, 7 कांस्य पदक थे। हरियाणा चौथे स्थान पर रहा जिसने 21 पदक जीते और इसके स्वर्ण पदकों की संख्या जो है उत्तराखंड से कम थी क्योंकि इसने भी 21 ही जीते थे और इसने भी 21 पदक ही जीते थे, लेकिन स्वर्ण पदक के मामले में उत्तराखंड जो है हरियाणा से आगे था, तो इसीलिए इसको चौथा स्थान मिला। तो हरियाणा ने 6 स्वर्ण, 10 रजत, 5 कांस्य पदक जीते थे और इसी के साथ ये चौथे स्थान पर था। आपको बता दें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में जो है इस चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था और इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के टोटल 1500 तैराकों ने भाग लिया था।
तो याद रखिएगा कि चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में। और इसमें चैंपियन रहा पश्चिम बंगाल, जिसने 151 पदक जीते थे और इसमें 67 स्वर्ण, 43 रजत और 41 कांस्य पदक शामिल था। चौथा प्रश्न हमारा और भी इम्पोर्टेंट है कि अभी हाल ही में किस देश में मैन यी नाम का एक तूफान आया जिसने जो है पूरे देश में तबाही मचा दी थी। तो देखिए मैन यी नाम का जो तूफान है ये फिलीपींस में आया था। आइए इस तूफान के बारे में डिटेल में जानते हैं। देखिए हाल ही में सुपर टाइफून मैन यी, जिसे स्थानीय तौर पर पेपीटो के नाम से जाना जाता है, इसने फिलीपींस के मुख्य द्वीप लुजोन पर दूसरी बार दस्तक दी थी, जिससे जो है तेज हवाएं चलने लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी और जानलेवा तूफान आए और तबाही मच गई। इस शक्तिशाली तूफान ने जो है ख़ास तौर पर जो आपका फिलीपींस है वहाँ के कैंटाडुआनेस में जो है एक स्थान का नाम है कैंटाडुआनेस, तो वहाँ पर व्यापक क्षति पहुँचाई। तो फिलीपींस में मैन यी नाम का तूफान आया था हाल ही में। देखिए कौन से चक्रवाती तूफान किस देश में आए थे, किस तट पर आए थे, किस महासागर में आए थे, ये पूछा जाता है। तो मैन यी नाम का तूफान जो है ये फिलीपींस में आया था। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ वालोंगोंग ने किस राज्य के गिफ्ट सिटी में अपना परिसर शुरू किया? तो देखिए जो गुजरात राज्य है वहाँ पे जो गिफ्ट सिटी है वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ वालोगोंग, जो कि आपका कहाँ पर स्थित है, ये जो आपका वालोगोंग नाम का यूनिवर्सिटी है ये आपका ऑस्ट्रेलिया का एक विश्वविद्यालय है और इसने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना ब्रांच शुरू किया है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ वालोगोंग ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना भारत परिसर शुरू किया है, जो कि वित्तीय प्रौद्योगिकी में मास्टर और ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम प्रदान करता है। और इस परिसर का उद्देश्य भारत में कुशल फिनटेक पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा करना है और लचीले पाठ्यक्रम प्रदान करना है। छठवां प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने लूटी हुई 10 मिलियन डॉलर की प्राचीन वस्तुएं भारत को लौटाईं? देखिए भारत में बहुत सारे प्राचीन मूर्तियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कोहिनूर हीरा भी देखिए इंग्लैंड ले गया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ना जो है विदेशियों ने लूट लिया। तो उन्हीं में 10 मिलियन डॉलर की जो प्राचीन वस्तुएं हैं जो कि अमेरिकन लूट कर ले गए थे या फिर अमेरिका में तस्करी के दौरान चला गया था, तो उसको अमेरिका ने भारत को लौटा दिया है। देखिए एक बड़ी घटना में संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया से चुराई गई सांस्कृतिक वस्तुओं को वापस करने की चल रही पहल के तहत भारत को 10 मिलियन डॉलर मूल्य की 1400 से अधिक लूटी गई कलाकृतियां लौटा दी। और इन कलाकृतियों में खास है ये मूर्ति। देखिए आपको बता दें इन कलाकृतियों में लौटाई गई जो है एक दिव्य नर्तकी बलुआ पत्थर की मूर्ति भी शामिल है, जो कि काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। सातवां कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी किस देश की यात्रा के दौरान वहाँ के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू को सिलोफर पंचामृत कलश उपहार में दिया, जो कि कोल्हापुर की पारंपरिक धातु शिल्प कला है। देखिए कोल्हापुर आपका महाराष्ट्र में स्थित है और वहाँ की पारंपरिक धातु शिल्प कला है क्या, जिसका नाम है सिलोफर पंचामृत कलश। तो ये जो है अभी हाल ही में पीएम मोदी नाइजीरिया की यात्रा पर जब गए थे तो नाइजीरिया के जो राष्ट्रपति हैं बोला अहमद टिनुबू, उनको इन्होंने गिफ्ट में दिया। देखिए जो आपका सिलोफर पंचामृत कलश है ये कलश उच्च गुणवत्ता वाले चांदी से बना है, जिसमें कोल्हापुर की प्रसिद्ध धातु शिल्पकला की जटिल उकेराई गई डिज़ाइनें हैं, जिनमें फूल के रूप, देवता और पारंपरिक पैटर्न शामिल हैं। तो सरल शब्दों में एक लाइन में दिमाग में फिट कर लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में नाइजीरिया की यात्रा के दौरान नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू को सिलोफर पंचामृत कलश उपहार में दिया, जो कि कोल्हापुर की पारंपरिक धातु शिल्पकला है। और आपका जो ये कलश है ये किससे बना है? चांदी से। नाइजीरिया की बात करें तो देखिए नाइजीरिया जो है एक अफ्रीकन देश है, इसकी कैपिटल है अबूजा, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं बोला अहमद टिनुबू और करेंसी है नाइजीरियन नायरा और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है। और नाइजीरिया की विश्व बैंक 2023 के आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या है 22.38 करोड़। और आठवां प्रश्न है कि माली के नए प्रधानमंत्री कौन बने? देखिए माली एक छोटा सा देश है जहाँ पर सैनिकों का शासन चल रहा है, तो वो अपने अनुसार प्रधानमंत्री चेंज करते रहते हैं। तो माली के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं अब्दुल्लाह मैगा, इनका फोटो यहाँ पे दिख रहा है। तो अब्दुल्लाह मैगा माली के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। देखिए माली में 21 नवंबर 2024 को राजनीतिक परिदृश्य में एक और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ, जब सत्तारूढ़ सैन्य सरकार जुंटा ने प्रधानमंत्री
चोगुएल मैगा को बर्खास्त कर दिया। यानी कि चोगुएल मैगा जो है इसके पहले पीएम थे, इनको बर्खास्त कर दिया और इनकी जगह अब्दुल्लाह मैगा को जो है प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया माली के। देखिए, अब्दुल्लाह मैगा सैन्य सरकार के प्रवक्ता और जुंटा के विश्वस्त सहयोगी रह चुके हैं। नवा प्रश्न हमारा है कि हाल ही में भारत के समुद्री डीकार्बोनाइजेशन सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ। तो देखिए, अभी हाल ही में भारत में जो है नई दिल्ली में जो भारत का समुद्री डीकार्बोनाइजेशन सम्मेलन है, यह आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्र को वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के साथ संरेखित करना था, जिसमें हरित सागर ग्रीन पोर्ट दिशा निर्देश और 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लक्ष्य जैसी पहल पर चर्चा की गई। आपको बता दें, भारत में समुद्री डीकार्बोनाइजेशन सम्मेलन जो कि बंदरगाह मंत्रालय और एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा सह आयोजित किया गया था। ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसमें ग्रीन शिपिंग और सतत बंदरगाह संचालन के महत्व पर जोर दिया गया। 10वां प्रश्न हमारा कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने, प्रधानमंत्री मोदी का नाम याद आ गया, तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने जो प्लूटो ग्रह है इसके किस चंद्रमा पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैसों का पता लगाया। तो देखिए, जैसे पृथ्वी का चंद्रमा है वैसे प्लूटो का भी एक मून है, चंद्रमा है, जिसका नाम है चारोन। ठीक है, तो चारोन पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैसों का पता लगाया है वैज्ञानिकों ने। देखिए, चारोन का जो आकार है ये प्लूटो का आधा है और इसका व्यास कुल 1214 किलोमीटर है। इसकी खोज 1978 में की गई थी और इसका नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं के मृत आत्माओं के नाविक के नाम पर रखा गया, चारोन। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये उपग्रह जिसका नाम है चारोन और ये प्लूटो का उपग्रह यानी कि चंद्रमा है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैस खोजी गई, इसलिए चर्चा में है। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए और कंजूस मत बनिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि लाइक करने का, शेयर करने का कोई पैसा नहीं लगता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं कल के सेशन में। धन्यवाद।